हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बता दिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज थर्ड, और एक दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। सबसे पहले जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसे कि वाटर है, वाटर को जब ठंडा करते हैं तो आइस में बदल जाता है। वाटर को जब ठंडा करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से तो आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है और इस तरह से एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है जब जिस टेम्परेचर पे कि जो सब्सटेंस का जो फॉर्म है वो सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। माने वैसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसमें सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर at which a substance is at equilibrium in its solid and liquid phase. The temperature at which a substance is at equilibrium in its solid and liquid phase, or the temperature at which a substance has the temperature at which a substance has its vapor pressure in solid and liquid phase is same। यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज में सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशन हो सकता है। द टेम्परेचर एट विच substance is at equilibrium in its solid and liquid phase,
और दूसरा डेफिनेशन हम ले सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस हैज इट्स वेपर प्रेशर एंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज सेम। माने सबस्टांस का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सबस्टांस का वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड फेज में सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, उस सॉल्वेंट में यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, यानी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से द सेम वे किसी सॉल्वेंट का यदि वेपर प्रेशर है, उसमें यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि मिक्स कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यदि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कि लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यदि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यदि सॉल्वेंट में यदि हम सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, यदि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसी तरह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब वो जो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है या कम होता है, उस घटे हुए फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जितना डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कि वाटर इज ए सॉल्वेंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आइस और कहते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। या ये कह सकते हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाटर में यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड यदि डिजॉल्व करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वाटर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हम जैसे सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, डिजॉल्व कर दिया हमने वाटर में, तो ये सॉल्यूशन बन गया। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का करीबन -3.72 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है वाटर में। और यदि हम इसका 1 मोलर कह सकते हैं सॉल्यूशन, यदि हम इसका 1 मोलर यानी कि सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेके यदि वाटर के 1000 ग्राम में यदि डिजॉल्व कर देते हैं, या वाटर के 1 किलोग्राम में डिजॉल्व करते हैं, तो 1 मोलर का सॉल्यूशन बनेगा। अब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया और यदि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यदि 1 मोलर है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लगभग -3.72 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी नीचे की तरफ चला जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा ग्राफ से इसको समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज होता है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर
this is the liquid solvent and this is solution and this is solid solvent और इसको हमने मान लिया TF नॉट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्वेंट और यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज TA यानी कि जब सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजोल्व कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। तो जैसे ही वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, दैट इज TA। और इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ दैट इज डेल्टा TA यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी TF नॉट और TF के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा TA, उसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि डेल्टा TF जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। यदि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट है, TF जीरो है, और यदि सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर जब कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होने का मतलब है कि कम टेम्परेचर में ही वेपर प्रेशर आ जाएगा, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट यदि TF है तो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TA। And by observation or practical experiment, we know that कि delta TF the depression of freezing point is directly proportional to molality, directly proportional to molality। यानी कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जितना ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा, यानी कि डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और यू कैन से कि टेम्परेचर उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट का कम होता जाएगा। एंड द एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और TF is equal to KFM, where KF is the freezing point डिप्रेशन कांस्टेंट। KF को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट करते हैं। और लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, इफ W2 is the W2 gram is the solute, or you can say non-volatile solute, and M2 is mass of solute, W1 gram is the
सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्यूशंस में W2 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है और सॉल्यूट का यदि यू कैन से M2 इज द मोलर मास कर सकते हैं यहाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज M2 एंड सॉल्वेंट इज W1 ग्राम, तो उस केस में हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी इक्वल W2 अपॉन M2 डिवाइडिंग बाई W1 अपॉन 1000 इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W2 इंटू 1000 और डिवाइडिंग बाई W1 इंटू M2। लेट दिस इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इसको मिटा दिया जाता है, इसको फिगर मिटा देते हैं यहाँ से। So from equation first and second we have, दोनों इक्वेशन को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से M2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 and dividing by W1 into M2 इस लेट दिस इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। यदि हमें KF की वैल्यू पता है, W2 पता है, यानी सॉल्यूट कितना डिजॉल्व वो पता है, W1 यानी सॉल्वेंट कितना है वो पता है ग्राम में, और मोलर मास ऑफ यदि सॉल्यूट का पता है तो इस सारी वैल्यू से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और यदि हमें सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है, यानी कि M2 निकालना है, तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और यहाँ लिख सकते हैं और M2 इक्वल KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय डेल्टा TF इंटू W1। यदि सॉल्यूट का मोलर मास निकालना होगा तो इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी KF इंटू W2 इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, 1000 इज टू ओनली कन्वर्ट द ग्राम इंटू किलोग्राम, एंड डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड W1 इज द सॉल्वेंट विच इज टेकन इन ग्राम। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ समाप्त हो रहा है। इसके बाद थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हम एक दूसरा नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। Next colligative property, that is 4, that is osmosis. Osmosis and osmotic pressure. Osmosis and osmotic pressure. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने रेजिन ले लिया, रेजिन को हिंदी में कहते हैं किशमिश, जो घरों में खाने के काम आता है, किशमिश। रेजिन का सपोज साइज मान लो कि ये है, और इस रेजिन को हमने वाटर में डिप कर दिया, रेजिन को वाटर में भिगो दिया,
तो देखेंगे कि कुछ देर के बाद रेजिन का साइज बड़ा हो जाता है ना, यानी कि रेजिन का साइज बड़ा हो जाता है, बिग साइज का हो जाता है रेजिन। यानी पहले छोटा साइज का था, वाटर में भिगाने के बाद ये बड़ा हो जाता है, इसको कह सकते हैं स्वेल कर गया, यानी बड़ा हो गया। और इसी रेजिन को यदि हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या कह सकते हैं सलाइन सॉल्यूशन, किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन में भी इसी हमने डीप कर दिया तो इसका साइज श्रिंक कर जाता है, इसका साइज श्रिंक कर जाता है, यानी कि साइज छोटा हो जाता है, स्मॉल साइज का हो जाता है, स्मॉल साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच जो किशमिश के चारों तरफ जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है, किशमिश के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, तो वो मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि उसके अंदर सॉल्वेंट आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यदि वाटर में इसको, और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये कंसंट्रेशन सेम होने के लिए सॉल्वेंट इसके अंदर घुस जाता है, और सॉल्वेंट इसके अंदर जब घुस जाएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, यानी स्वेल कर जाएगा। इसके केस में उल्टा होता है, यहाँ पे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है किशमिश से, तो यहाँ से सॉल्वेंट, वाटर से सॉल्वेंट निकल जाता है, वाटर सॉल्वेंट निकल जाता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, तो इसलिए इसका साइज यहाँ पे श्रिंक कर जाता है। तो एंड इस तरह के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। So the osmosis is the net spontaneous process or a spontaneous flow of solvent, from the solvent to the solution or less concentrated solution to more concentrated solution, to more concentrated solution through semi permeable membrane, जिसको शॉर्ट में SPM बोलते हैं, सेमी परमेबल को शॉर्ट में SPM बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, the net spontaneous flow of solvent molecules from the solvent to the solution or less concentrated solution to more concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। अब सेमी परमेबल, जैसे मैंने एक रेजिन्स का एग्जांपल दिया था, रेजिन, तो रेजिन के चारों तरफ बताया कि मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है? मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर से एक फाइन मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो सॉल्ट को अंदर बाहर, सॉल्ट अंदर आएगा या बाहर जाएगा इस बात पर डिपेंड, और वो मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जिसको हम सेमी परमेबल बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में SPM कहते हैं,
it does not allow flow of solute, यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंदर बाहर नहीं जा सकता, यानी कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता। इट अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू फ्लो, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो सकता है। तो एक पिक्चर समझते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, पिक्चर लेते हैं उससे समझते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे प्लांट यदि रूट से वाटर लेता है या मिनरल्स लेता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेता है। या कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर्स काफ़ी हो जाता है, मुरझा जाता है, उसको जैसे ही हम पानी में वाटर में डालते हैं वो ऑस्मोसिस को थोड़ा पानी लेकर दोबारा से वो फूल ब्लो कर जाता है। यहाँ पे SPM लगा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एंड दिस इज सॉल्यूशन। और यहाँ पे एंड दिस इज सॉल्वेंट। सपोज ये वाटर है, सॉल्वेंट प्योर वाटर, और सॉल्यूशन में मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, इस टैंक में सॉल्यूशन है और इस टैंक में सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्वेंट प्योर, और इसमें प्योर सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ये जो यहाँ का लिक्विड है वो ऑस्मोसिस थ्रू प्रयास करेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम करने के लिए या तो सॉल्यूशन इसमें मिक्स हो जाए तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, लेकिन SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को अलाउ इधर जाने के लिए नहीं करेगा। तो उसका तरीका ये है कि सॉल्वेंट यदि यहाँ से चला जाए तो ये मिक्स होकर डाइल्यूट हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो यानी कि सॉल्वेंट यहाँ से फ्लो कर सकता है। सॉल्वेंट यहाँ से, सपोज मान लीजिए कि टैंक ये है और ये टैंक B है, तो सॉल्वेंट टैंक B से टैंक A में आ सकता है, और इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये फ्लो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए।
जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप कर जाएगा। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन यदि हम यहाँ से थोड़ा प्रेशर बढ़ा दें, यदि यहाँ पे मान लो कि पिस्टन है, सपोज पिस्टन, और इस पिस्टन के थ्रू मान लीजिए इस पर थोड़ा सा हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो रुक जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्लो रुक सकता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जिससे थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं तो फ्लो थोड़ा कम हुआ, जैसे थोड़ा और प्रेशर बढ़ाएंगे थोड़ा और फ्लो कम होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा प्रेशर टाइम है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये फ्लो रुक जाएगा। उस प्रेशर पॉइंट को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करें, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज स्टॉप्ड। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी वो प्रेशर जिस पॉइंट पे, जिस प्रेशर पॉइंट पे ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाए, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied to the solution to prevent the entry of solvent is called the osmotic pressure. और osmotic pressure pi is equal to molarity into R into T, where pi osmotic pressure and C is the molarity, R is gas constant, and T is equal to temperature। यानी कि टेम्परेचर के ऊपर भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन में मोलारिटी बढ़ेगी, यानी कि उसमें सॉल्यूट का कंपोनेंट कंस्टेंट बढ़ेगा, तो उस केस में भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और पाई इक्वल N2/V इंटू RT। N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, number of mole of solute into V liter of solution, that is called molarity। और लेट दिस इक्वेशन 2, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट। इफ W2 gram is the solute and its molar mass is M2, then N2 number of moles of solute हम लिख सकते हैं W2/M2, and let this is third. So from second and third, from equation second and third, पाई इक्वल हम लिख सकते हैं W2 RT अपॉन M2 इंटू V, और इसको मान लिया कि इक्वेशन 4। तो इस इक्वेशन से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। यदि हमें सॉल्यूट कितना ग्राम डिजॉल्व हो पता है, और उसका मोलर मास पता है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर पता है, और सॉल्यूशन इन लीटर पता है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर इससे निकाल सकते हैं।
या फिर यदि हमें मोलर मास निकालना हो, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्ट निकालना हो और M2, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा W2 RT अपॉन पाई को नीचे ले लेंगे यहाँ पे, पाई इंटू पी, लेट दिस इक्वेशन फिर। तो इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ सॉल्ट निकालेंगे। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? application of osmosis or osmotic pressure, or you can say application of osmosis. So to determine the molar mass, to determine the molar mass of प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स का मोलेकुलर वेट ज़्यादा होता है, काफ़ी हेवी होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं इस ऑस्मोसिस के हेल्प से, टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स। और यू कैन से पॉलीमर का भी मोलर मास ज़्यादा होता है, और एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऑस्मोसिस के हेल्प से हम प्रोटीन का मोलर मास निकाल सकते हैं, पॉलीमर्स का मोलर मास निकाल सकते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं जिनका मोलर मास ज़्यादा होता है, उसका भी हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस से या हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये होता है क्योंकि ऑस्मोसिस में प्रोसेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, इसलिए वैसे कंपाउंड जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे डिटेरियोरेट हो जाएंगे या कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को भी हम ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। एक कुछ टर्म है, आपको बता देते हैं। द टर्म इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, and those solutions having the same osmotic pressure, those solutions having the same osmotic pressure is called the isotonic solution. For example, 0.9% weight by volume solution of NaCl, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड है, ब्लड का ड्रॉप्स है, तो ब्लड के ड्रॉप्स के अंदर फ्लूइड होगा, ब्लड के ड्रॉप्स के अंदर फ्लूइड होगा, और इसको यदि हम नॉर्मल सलाइन में रख देते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, इस ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है, उसका कंसंट्रेशन और नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस केस में इस ब्लड सेल के जो ब्लड के ऊपर जो SPM है, जो सेमीकंडक्टर है, उसके साथ कोई भी सॉल्वेंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड इंटैक्ट रहेगा, ब्लड सेल के कॉम्पोजिशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इसलिए देखा जाता है कि जहाँ पे ब्लड के साथ कोई ट्रीटमेंट या मेडिकल किया जाता है तो नॉर्मल सलाइन ही यूज हो जाती है, क्योंकि उस केस में ब्लड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि
ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन और नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन दैट इज 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सेम। लेकिन एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है greater than 0.9% weight by volume of NaCl solution, यानी कि उस NaCl solutions में जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.9% नहीं होगी बल्कि 1% या 1.1 या 1.2% होगा। यानी कि उसमें जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन होगा 0.9% नहीं होगा, उसमें 0.9 से ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज ये ब्लड है और यहाँ पे प्लस ग्रेटर दैन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl आ गया यहाँ, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें फ्लूइड में कंसंट्रेशन कम है। तो चूँकि यहाँ पे SPM के थ्रू इसका सॉल्वेंट निकल के इसमें जाना शुरू हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में ये श्रिंक कर जाएगा, इस केस पे जो ब्लड है वो श्रिंक कर जाएगा। इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस को ब्लड के साथ ट्रीट नहीं करते। और एक तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेस देन 0.9% होगा ऑफ NaCl। तो उस केस में यदि मान लीजिए ब्लड है प्लस लेस देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, तो चूंकि इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसलिए इसका सॉल्वेंट इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ से सॉल्वेंट फ्लो कर जाएगा। तो जब ये फ्लो कर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा। इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन के साथ भी ब्लड का ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि दोनों केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन केस में और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन केस में भी दोनों केस में जो ब्लड का स्ट्रक्चर है वो डिटेरिएट होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा ही जब भी ब्लड के साथ कोई ट्रीटमेंट किया जाता है या कोई सोल्यूशन चढ़ाया जाता है तो सोल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि ब्लड का सोल्यूशन का या ब्लड के अंदर फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों सेम होना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी कुछ इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी सॉल्यूशंस के, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो ध्यान से सुनने और देखने के थैंक यू।